नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी पुस्तक वसंत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भाग 2। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, इनमें जो क्वेश्चनों की नंबरिंग है वे मैंने वही रखी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, पानी परात को हाथ छुई नाही, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णन भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात परात में मंगाया जल व्यर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। इस दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर पहले तो उनके मन में यह भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर द्वारका तो नहीं चला आया। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सा भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर खेलते कूदते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो। अम्मा ये कब और कहाँ, इसका क्या परिणाम हुआ। इसका उत्तर है, अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने की नस्त दी तब उन्होंने किया इसके विपरीत, सारे का घर को तहस नहस कर दिया, चारों तरफ सामान बिखार दिया, मुर्गियों और भेड़ों को घर में घुसा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे बजाय अपने घर का काम कई गुना बढ़ा दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने पिताजी को साफ साफ कह दिया कि या तो बच्चों से करवा लो, मैं मायके चली जाती हूँ। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ लगाने के लिए मना कर दिया, और अगर नहीं तो वे सज़ा के लिए तैयार रहने को तैयार रहे। मतलब कहने का मतलब यह है कि या तो तुम बच्चों को, उन्होंने बोल दिया घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाओगे, और अगर लगाया तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काम चोर कहानी क्या संदेश देती है। इसका उत्तर है, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे वे बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में लगन तथा रुचि का परिचय दे सकें। उनके ऊपर बड़ों की जिम्मेदारी थोपना बचपन को कुचलना है।
अतः बड़ों को चाहिए कि समझदार बच्चा बनकर बच्चों के बीच रहे और उन्हें दिशा प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ये कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज कद्र की जानी चाहिए, दिखावी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। ईश्वर का भी स्वाभाविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ क्या है और कबीर के उक्त दोहे संदेश क्या है? इसका उत्तर है, कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक है। इन लोगों को तुच्छ मानकर निंदा की जाती है, जबकि ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि किसी की निंदा मत करो, विशेषकर छोटे लोगों की। प्राणी या व्यक्ति चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने से छोटों की बहुत बुराई कर देते हैं, उनके बारे में गलत गलत बातें फैलाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे नीचे क्या होती है, हमारे पैरों के नीचे जो घास टाइप की होती है, कबीर ने उसकी भी निंदा करने के लिए अर्थात एक उदाहरण दिया है। जो बहुत ज़्यादा नीचे हों, बेचारे बहुत दीनहीन गरीब हों, उनकी भी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये जो सेंटेंस है ना, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से वाक्य आए हैं जिससे पता चलता है कि ये अभी इतना कठिन समय नहीं है। इसका उत्तर है, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, अभी भी चिड़ियों की चोंच में तिनका दबा है। दूसरा पॉइंट है, एक हाथ झटकती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। तीसरा पॉइंट, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। चौथा पॉइंट है, कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिससे अभी भी एक बस आंतरिक के पास ही दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। पांचवा पॉइंट है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करेगी, लिखिए। इसका उत्तर है, सूरज डूबने का समय हो चुका है। इसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह तिनके से अपने घोंसले को मजबूत करती होगी या उस तिनके से अपने और अपने परिवार के लिए नया घोंसला बनाती होगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है। तो इसका उत्तर दे रखा है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं।
कहने का मतलब है जब हम दूसरों की चुगली करके उसमें हम उस चुगली का मज़ा लेते हैं, वो गलत बात है। हमारा दूसरों के दोषाघटन को अपना कर्तव्य मान लेना सही नहीं है। हम यह नहीं समझते कि बुराई समान रूप से हम सब में विद्यमान है। यह बोलकर हम किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं और अपना मनोरंजन करने लगते हैं। हमें करना चाहिए बल्कि उसकी अच्छाइयों को भी सराहना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि हम लोगों की बुराई करने में इतने मग्न हो जाते हैं, हमें उसका एक चस्का पड़ जाता है कि हम नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बुराई तो हम सब में होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होती, सब में है। लेकिन फिर ये वाली बात भूलकर हम दूसरों की बुराइयों में अपना मज़ा लेने लग जाते हैं। कबीर कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की अच्छाइयों का भी बढ़ा चढ़ाकर उसकी सराहना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। वे बताते हैं कि जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये विविध उत्पादन पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र लिखित रूप में होते हैं, पत्रों को लोग सहेज कर रखते हैं, परंतु SMS को जल्दी ही भुला दिया जाता है। SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन होता है। कहने का मतलब है कि जो चिट्ठियाँ होती हैं उनको हम जितनी चाहे भी ज़्यादा से ज़्यादा भी संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन SMS हुआ, मैसेज हुए, ये तो बहुत जल्दी मतलब डिलीट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। लेकिन चिट्ठियों के संग ऐसा नहीं होता। हमारे आज भी बहुत से संग्रहालय ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पुराने पत्र लेखक संभाल कर रखे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चिट्ठियों की जगह फेस, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रत्येक वस्तु का अपनी एक महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्य कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते। कहने का मतलब है कि माना आज हमारी सारी जो व्यवस्था चल रही है कामकाज की जो है वो ईमेल, फैक्स, मोबाइल इन सब के बिना ठप हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो पत्र हैं और खत जिनको बोलते हैं उनकी जो एक वैल्यू है वो उस जगह नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि किसी भी नए स्थान पर बड़े उत्साह के साथ जाता है, वहाँ जाकर उसे प्रसन्नता होती है,
पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो हम बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चलेगी, परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो एक तो खस्ता हालत बस, ऊपर से अपने आप, इस कारण लेखक को हैरानी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर है, लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए गए? पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संदेश किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चलते आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग में अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार और उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर है, कवि के अंदर जीवन जीने का उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हुआ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।